हेलो गाइस, दिस इज सम्भव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। वेलकम वंस अगेन इन आदित्य क्लासेज। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था डेमोक्रेसी एंड जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला पर्सपेक्टिव था, उसमें थोड़ा सा बहुत जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी था वो हम लोगों ने किया था। इस चैप्टर में बस यही पढ़ना है कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में रिलेशन क्या है और किस तरीके से डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक जैसे हम चाइना का अगर एग्जाम्पल ले लें तो चाइना में मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, एथिस्ट है। एथिस्ट है, वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी भी उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम इंडियन इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, अगर हम देखिएगा इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा जो पॉलिटी है ना, इसमें आपको कल्चर एकदम माइंडसेट में बना कर रखना है कि जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी होगा, किसी भी तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी होगा, वो जरूर ना जरूर वहाँ के पॉलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे हम लोग देखेंगे बाद में, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक, अगर हम मतलब चाइना का बात करें तो चाइना में क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन एथिस्ट है। एथिस्ट मतलब नास्तिक, वो किसी भगवान वगैरह को नहीं मानते। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हिंदू मतलब विश्व का मतलब जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी अगर कहीं पे है तो इंडिया में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं। ठीक है, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, आपको यहूदी भी मिल जाएंगे, जीव। ठीक है, और यहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो 7 तरीके का रिलीजियस डाइवर्सिटी आपको मिल गया। ठीक, अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी है तो उनका कल्चर भी अलग होगा, उनका खान पान, उनका पहनावा ओढ़ावा, सब अटायर कुजीन वगैरह सब अलग होगा। ठीक है, उससे भी ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर है तो यहाँ पे लिंगुअल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। लिंगुअल डाइवर्सिटी में चले जाइएगा तो आप केरल में चलिएगा मलयालम बोलिएगा, तमिल में जाइएगा तो तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र में जाइएगा तो आपको तमिल मिलेगा, महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए मिलेगा, कर्नाटका में कन्नड़ लोग बोलते हैं, आंध्रा में आपको तेलुगु वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। अब झारखंड वगैरह में तो ट्राइबल लैंग्वेज प्रिवेल करता है। उड़ीसा में जाइएगा तो उड़िया देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो आपको बंगाली देखने के लिए मिलेगा, हरियाणा में हरियाणवी मिलेगा, पंजाब में पंजाबी मिलेगा, कश्मीर में कश्मीरी मिलेगा। मतलब यहाँ पे सोचिए कि लिंगुअल डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है। आप पावर शेयरिंग का अगर चैप्टर देखिएगा, वहाँ पे कितना लिंगुअल डाइवर्सिटी था। आपको एक डच देखा था। ठीक है, आपको एक डच दिखा था, आपको एक फ्रांस दिखा था, आपको जर्मन दिखा था। ठीक है, 3 मतलब जो लिंगुअल डाइवर्सिटी थे। यहाँ पे सोचिए कि इंडिया में कितना लिंगुअल डाइवर्सिटी है। तो इस डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला चैप्टर से हम लोग अपन इंडिया को रिलेट करना स्टार्ट करेंगे। इंडिया में क्या दिक्कत है भाई, इंडिया में देखो, इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी तो है ही, उसके बाद कास्टिज्म भी बहुत तगड़े लेवल पे है। ठीक है, इन सभी बेसिक चीज़ों को हमको रिलेट करना है, हमको सोचना है कि नहीं, इस चैप्टर में जो आपको दिया गया है उसमें आपको पर्सपेक्टिव दूसरी जगह का बताया गया। अभी हम लोग स्टोरी ऑफ मतलब मेक्सिको ओलंपिक वाला देखेंगे। ठीक है, लेकिन हमको उससे कनेक्ट करके अपना मतलब जो पूरा का पूरा डाइवर्सिटी है इंडिया का, उससे कनेक्ट करके देखना है। फिर हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चैप्टर कहना क्या चाहता है। पावर शेयरिंग में भी हम लोगों ने यही किया था। हम लोगों ने श्रीलंका का देखा है, हम लोगों ने बेल्जियम का देखा हुआ था, हम लोगों ने आपको बेरूत लेबनान का देखा हुआ था, खलील डायलेमा में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट करके हमारा कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेंथन हुआ है पहले चैप्टर से। इस चैप्टर में हमको क्या देखना है, इस चैप्टर में देखिए एक बेसिक सा बात है कि पहले याद रखना है कि जो अमेरिका था, अमेरिका 1776 में क्या हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंट हुआ था अंग्रेज से, वो भी अंग्रेज का एक कॉलोनी था। ठीक, अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज डिफरेंट डिफरेंट जो जगह से लोग थे उनको स्लेव ट्रेड कर किया करते थे अपने मतलब बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से। और मान लीजिए हमको कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, इंडस्ट्री के लिए लेबर वगैरह चाहिए। पहले तो मोटर व्हीकल थी वो सब तो थे नहीं, तो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, तो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट 2-3 तरीके से, या तो बैलगाड़ी से कीजिए आप, ठीक, या तो ह्यूमन बेसिस पे कीजिए, यही सब कर सकते थे, या तो घोड़े पे लाद के लाइए, तो उसके लिए लोग लगेंगे क्योंकि घोड़े को गाइड कौन करेगा। और रॉ मटेरियल आ गया तो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में पहले तो कोई रोबोटिक सिस्टम था नहीं कि ऑन द लूप लगा दिए सारा का सारा काम मशीन कर रहा है, इतना एडवांसमेंट तो था नहीं। तो कौन करेगा, लोग करेंगे। तो लोग कौन करेंगे, जो गरीब होंगे, जो जो ऐसे कंट्री से आएंगे जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा हो। तो मैक्सिमम लोग अफ्रीका वगैरह में चले जाइएगा, इंडिया वगैरह से स्लेव ट्रेड हुआ करता था, मतलब यहाँ से लोगों को उठा लिया जाता था और पैक करके भेज दिया जाता था बड़े बड़े शिप्स में। जैसे जिस तरीके से सब्जी वगैरह को नहीं लाद के भेज देते, उस तरीके से आदमी लोगों को, इंसान लोगों को लाद के भेज दिया जाता था उस पर। तो वहाँ पे गए, तो इसी तरीके से अमेरिका में अफ्रीकन लोगों का कॉलोनी बसाने में कौन मतलब महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट योगदान किसका रहा है, ब्रिटिश का रहा है। तो वहाँ पे जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा भाई, बहुत अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो वहाँ पे
सिर्फ वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनको ये अब भाई आज़ाद हो गया, अमेरिका का पावर खुद में आ गया, तो उनको तो यह बात अच्छा नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में दूसरी जगह के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई कोई लोग उनसे भी ज़्यादा अमीर हो सकता था। इन सभी चीज़ों का क्या होता है हमारे दिमाग में, एक बैठ जाता है दिमाग में डर उस चीज़ का। तो वहाँ पे क्या होने लगा, अफ्रीकन के साथ क्या होने लगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब अमेरिकन एक रेस है वो ब्लैक है, और हम मतलब सॉरी अफ्रीकन एक रेस है वो ब्लैक है, हम अमेरिकन हम वाइट है, वाइट सुपीरियरिटी, अपार्थाइड लॉ, नेल्सन मंडेला, ये सब आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि साउथ अफ्रीका में 1994 में बहुत स्ट्रगल के बाद वहाँ पे अपार्थाइड लॉ ख़त्म किया गया। अपार्थाइड लॉ क्या था कि जैसे वहाँ पे अफ्रीकन लोग थे वो बहुत ब्लैक वगैरह थे, तो उनको 6 बजे के बाद कहीं ऑफिस में मतलब उसके मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जाता था। वाइट के ट्रेन चलता था, उस अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ था कि वाइट के साथ तुम बैठ नहीं सकते हो, ठीक, तुम एक जगह मतलब ब्लैक जो होता है एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जा नहीं सकता। ऐसा क्यों होता था, ये मतलब अगर रैशनैलिटी से सोचेंगे तो देखिए आप वहाँ पे वाइट जो थे अपना इंडस्ट्री खोल के रखे थे, अब आप एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट कर जाइएगा तो उसके लिए तो लेबर का शॉर्टेज हो जाएगा ना, लेबर कौन करेगा उनके लिए काम। तो एक जो रेस है उसको दबा के रखो और उससे काम करवाओ, अपना अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकाल पाओ। इस तरीके से करके पूरा का पूरा सिनेरियो था कि जहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगा कि अफ्रीकन क्यों खड़े थे। तब आपको ये जाके मैक्सिकन जो ओलंपिक्स है वो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैक्सिकन ओलंपिक में क्या हुआ था 1968 में। मेक्सिको कहाँ है भाई, मेक्सिको आपको यूएसए नॉर्थ अफ्रीका है तो उसके साउथ में पड़ेगा मेक्सिको आपका, ठीक है। तो मैक्सिकन आपको ओलंपिक 1968 में क्या हुआ कि 200 मीटर्स का रेस होता है, वहाँ पे 200 मीटर का रेस होता है जिसमें 3 लोग क्या करते हैं, विन करते हैं। एक होता है टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस एंड पीटर नॉर्मैन, ठीक है। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस वो अमेरिकन अफ्रीकन थे, ठीक है। अब समझ में आएगा कि अमेरिकन अफ्रीकन क्या था। तो वहाँ पे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और जो पीटर नॉर्मैन था वो क्या था आपका, ऑस्ट्रेलिया का था, जिसमें टॉमी स्मिथ ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता हुआ था, ठीक है। और जॉन कार्लोस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। और जो आपका ये हुआ पीटर नॉर्मैन वो ऑस्ट्रेलिया का था, उसने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। तो सीन देखा गया, आप लोग देखे होंगे ओलंपिक जीतने के बाद वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये लगा था, सब कोई अपना अपना फ्लैग लेके खड़ा होता है, जो फर्स्ट पर रहता है उसका नेशनल एंथम पहले प्ले किया जाता है। तो अमेरिका का जैसे ही नेशनल एंथम प्ले हुआ तो जो खिलाड़ी थे उन्होंने पहले तो अपना क्लिंच्ड फिस्ट मतलब हाथ ऊपर उठा के अपना सर वो डाउन कर दिया ऐसे, ठीक है, सर बो डाउन कर दिया। हम उसका पिक्चर दिखाएंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण क्या होता है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो किसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी पीसफुली, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट क्या था, दूसरा एलिमेंट ये था कि उन्होंने बेयरफुट मतलब नंगे पाँव ब्लैक कलर का सॉक्स पहना हुआ था। इसका मतलब क्या था कि जो अफ्रीकन थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो ये क्या शो कर रहा था, उनका गरीबी शो कर रहा था। और पीटर नॉर्मैन ने क्या किया था, पीटर नॉर्मैन में यहाँ पे उसने कुछ किया नहीं था, बस यहाँ पे क्या लगाया हुआ था, यहाँ पे लगाया हुआ था ह्यूमन राइट्स का आपका टैग लगाया हुआ था कि मैं इनकी काउच को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सिनेरियो था, ठीक है। तो ये देख के सब लोग शॉक्ड हो गए, ठीक है। तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी लिया गया, जैसे आपको टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस था उससे उसका मेडल छीन लिया गया वापस, ठीक है। और जो पीटर नॉर्मैन था उसको नेक्स्ट ओलंपिक में ऑस्ट्रेलियन टीम में क्या किया गया, मतलब जो सम्मिलित किया जाता है उसको कंसोलिडेट किया जाता है, उसको फिर से चुना नहीं गया, नॉमिनेट नहीं किया गया, इलेक्ट नहीं किया गया उसको, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है, ठीक है। तो अफ्रीकन इंडिया मतलब सॉरी जो आपका अमेरिकन अफ्रीकन था, ठीक है। अमेरिकन अफ्रीकन में क्या हुआ आपका बात कि वहाँ पे उन लोगों का किस तरीके से आपको पता चला कि उन लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने का मेन कारण क्या था कि स्लेव ट्रेड हुआ, स्लेवरी गए वहीं पे बस गए, और वहाँ पे बसने के बाद आपको वहाँ पे जो अमेरिकन इंडिपेंडेंट हो गया उससे ब्रिटिश से फ्रेंच के, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े भी होंगे कि अमेरिका जब इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश से तो उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा रोल था उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन एनिमी फ्रेंच और ब्रिटिश वाला ये थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ उससे, अमेरिका इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या क्या किया, अमेरिका इंडिपेंडेंट होने के बाद अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगा, ठीक है। तो 1810 के अराउंड उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना लिया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब तो बात की बात है, ये मतलब अलग तरीके से चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने लगा अफ्रीकन के साथ। तो ये क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ टोटल का टोटल इसमें लिखा गया है, इसमें टोटल का टोटल यही चीज़ क्या हुआ है आपका दिया हुआ है। मेडल सेरेमनी होता है अब 200 मीटर रेस 1968 ओलंपिक्स मैक्सिको सिटी, ठीक है, ठीक। वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड, 2 US एथलीट टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ठीक है, स्टूड विथ क्लिंच फिस्ट मतलब हाथ ऊपर उठा के, अप्रेज एंड हेड बॉड
दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो। दे हैड ऑन द गोल्ड एंड द ब्रॉन्ज मेडल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब ये टॉमी स्मिथ जो था उन्होंने गोल्ड जीता हुआ था, और जो आपका ये जॉन कार्लोस था उसने क्या जीता हुआ था, ब्रॉन्ज जीता हुआ था, ठीक है। दे रिसीव देयर मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू द रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, ठीक है। उन्होंने जूता क्यों नहीं पहना हुआ था, ब्लैक की पॉवर्टी दिखाने के लिए, और दे रिसीव देयर मेडल वेयरिंग ब्लैक सॉक्स, ठीक है, ब्लैक सॉक्स पहना हुआ था। इंटेंशन ड्रॉ इंटरनेशनल, मतलब उनका इंटेंशन क्या था भाई, उनको इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करना था, सबको दिखाना था, देखो अफ्रीकन का वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यूएस में, ये आप देखिए, आप जानिए ये बात को। ब्लैक पावर, ठीक है, जैसे ब्लैक ग्लोब और ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे है, मतलब वो अपना ब्लैक पावर दिखा रहे थे कि हम लोग यूनाइट हो सकते हैं और हमको अपना भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप हमारे साथ मत कीजिए अगर ये कर रहे हैं, ठीक है। सिल्वर मेडलिस्ट पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया एथलीट और ए ह्यूमन राइट बैच ऑन हिज शर्ट टू शो सपोर्ट, उनके साथ क्या हुआ है, ये तो तीनों पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। तो मेडल्स आर टेकन बैक, ठीक है, उनसे क्या किया गया, मेडल्स को वापस ले लिया गया, ठीक। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड देम गिल्टी फॉर वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मार्किंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, उनके प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल दिखाया गया कि नहीं ये राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पे आके यूएस को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपना मेडल हमको दे दीजिए। और जो नॉर्मन था, ठीक है, नॉर्मन था वो आप ऑस्ट्रेलियन टीम में नेक्स्ट ओलंपिक में क्या किया गया, पार्टिसिपेशन उसको नहीं दिया गया। ये पूरा का पूरा आपको सिनेरियो समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये इनका क्या था, ये इनका ये फोटो था, ठीक है, इस तरीके से खड़े हुए थे, यूएसए के एथलीट थे दोनों, ठीक है। ये है टॉमी स्मिथ, ये है जॉन कार्लोस, अपना ब्लैक ग्लव्स हाथ में पहने हुए हैं और ब्लैक पावर को दिखा रहे हैं, और उनका फुट था बेयर फुट थे, सिर्फ सॉक्स पहने हुए थे, और ब्लैक की पॉवर्टी को वो लोग दिखा रहे थे, ठीक है। ये टोटल का टोटल सिनेरियो देखना होगा। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से क्या मतलब है, सबसे पहले डेमोक्रेसी कहाँ पे पहले सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो इंडिया को ही कहा जाता है, लेकिन सबसे सक्सेसफुल मतलब सबसे पहला जो प्रैक्टिस डेमोक्रेसी था यूएसए ही है, वहाँ से हम लोग को फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिला है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का प्रोविजन वहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनरिस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सब पूरा देखना है हम लोग को, अब पूरा का पूरा चैप्टर का सिनेरियो समझना है, ठीक। अगर आगे बढ़ेंगे इसके एक्शन अगेंस्ट देम, इसको अगेले मतलब आप लोग देख सकते हैं एक्शन क्या लिया गया उनके साथ, बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, मेडल छीन लिया गया, ठीक है। पीटर नॉर्मैन था, उसको नेक्स्ट ओलंपिक में मतलब ये पोलिटिसाइज कर दिया गया इशू को, ठीक, कि मतलब देखिए आप लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं वहाँ पे जाके, इसलिए आप लोग अच्छे आदमी नहीं हैं तो आप लोग को नहीं लिया जाएगा, आप अपना मेडल बैक दे दीजिए, क्योंकि ओलंपिक के रूल्स के ये खिलाफ है, आप आके किसी देश को यहाँ पे बदनाम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये टोटल का टोटल सिनेरियो था। इसके बाद हम लोग और भी ज़्यादा इस पर डिस्कस करेंगे, इंडिया का कास्टिज्म सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे अभी कास्टिज्म का अगर थोड़ा सा आपको ये दे दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ अगर वैदिक वगैरह टेक्स्ट में देखा जाए, ठीक है, तो वैदिक टेक्स्ट में क्या मेंशन किया गया, वैदिक टेक्स्ट में अगर ऋग्वेद देखा जाए तो उसमें वर्ण डिवीजन क्या किया गया, मेंशन किया गया, क्या किया गया, अगर ऋग्वेद देखेंगे, ऋग्वेद देखेंगे, इसमें क्या है, वर्ण के बेस पे डिवीजन, वर्ण के बेस पे डिवीजन है आपका, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है, शूद्र, ठीक है। ये तीनों द्विज हैं, द्विज, ये हम आपको बताएंगे द्विज क्या होता है, उपनयना क्या होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। और एक होता है कास्ट डिवीजन, कास्ट डिवीजन सबसे पहले विष्णु पुराण में क्या है, मेंशन है कास्ट डिवीजन। तो कास्ट डिवीजन और वन डिवीजन में क्या डिफरेंस है, तब हमको जाके इंडिया का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि SC ST कौन है वगैरह वगैरह, ये सब हमको समझ में आएगा। यहाँ पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थे, जो राजा और दासा, राजा कौन होगा, दासा कौन होगा, मतलब दास नौकर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का मेंशन अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखेंगे तब जाके हमको पूरा का पूरा इंडिया का सिनेरियो समझ में आएगा कि यहाँ का डाइवर्सिटी का मेन कारण क्या था, तब जाके आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बने रहिए आदित्य क्लासेस के साथ। यहाँ पे आपको मैथ्स का, साइंस का, सबका ऑनलाइन वीडियो मिलेगा, तो प्लीज़ स्टे विथ आदित्य क्लासेस। और पूरा का पूरा आपका PYQ जो होता है, जो बोर्ड बेसिस पे होगा, वो भी कराया जाएगा यहाँ पे, अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ यहाँ पे आपको क्लियर करेगा। सो स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेस, थैंक यू सो मच।